हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम डिफाइंड अंडर सेक्शन, कृषि आय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये डिफाइंड किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है ये किस में बताया गया है? धारा 2 उपधारा 1A में। अगर क्वेश्चन में आपकी ये पूछता है कि कृषि आय कर मुक्त है, ये किस धारा में बताया गया है, तो आप बताएंगे धारा 10 उपधारा 1 में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जेम्प्टेड अगर पूछेगा तो 10(1) में, और अगर पूछता है कि डेफिनेशन किस में दी गई है तो 2 सबसेक्शन 1A में। क्वेश्चन नंबर 47 है एग्रीकल्चरल इनकम रिलेट्स टू, यानी कि कृषि आय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूमि से, लैंड से। क्वेश्चन नंबर 48 है एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, कृषि आय में क्या क्या सम्मिलित है? तो कल्टीवेशन हो गया, फार्म हाउस हो गया और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गए, ये तीनों सम्मिलित है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है इनकम फ्रॉम कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन डिवाइडेड एज, कॉफ़ी निर्माण से होने वाली आय को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ही हम लोग बिजनेस इनकम बोलते हैं, यानी कि व्यावसायिक आय बोलते हैं। तो 75% इसमें माना जाता है कि एग्रीकल्चरल है, यानी कि कृषि आय है, और 25% ये माना जाता है कि इसमें बिजनेस इनकम है। तो अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में कि कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग से इनकम हुआ है तो कितना करमुक्त रहेगा? करमुक्त होने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम है। आपको भी पता है कि 10(1) में एग्रीकल्चरल इनकम को करमुक्त बोला गया है, तो करमुक्त कितना रहेगा? 75%। अगर ये पूछ दे कि कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके कितने इनकम पर टैक्स लगेगा, तो बिजनेस इनकम पर टैक्स लगता है तो वो 25% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रॉफिट फ्रॉम टी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि चाय का उद्योग है, वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आय होगी, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 60% उसमें माना जाता है कि ये क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है, और 40% क्या माना जाता है? बिजनेस इनकम है। सेम यहाँ पर भी वही होगा कि अगर पूछ दे कि करमुक्त कितना होगा, तो 60% होगा टी के लिए, और करयोग्य कितना होगा? 40% होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है रबर मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि रबड़ का उद्योग है, वहाँ पे ये काम कितना होगा? ये होता है 65%, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम होगा, यानी कि कर मुक्त होगा, और 35% क्या होगा? कर योग्य होगा, यानी कि बिजनेस इनकम होगा। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है सेट ऑफ लॉसेज अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन, कौन सी धारा के तहत आय के अन्य मदों के तहत आय की भरपाई की जाती है? यानी कि अगर कोई लॉस हुआ है तो कौन से सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि आप दूसरे इनकम या दूसरे हेड या अगले साल की इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो ये बताया गया धारा 71 में। क्वेश्चन नंबर 53 है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, यानी कि मकान संपत्ति से अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई किससे की जा सकती है? तो चाहे बिजनेस प्रोफेशन हो जाए, चाहे कैपिटल गेन हो जाए, चाहे सैलरी हो जाए, इन तीनों से कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। और कितना कर सकते हैं? तो अप टू 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अगर 50,000 है तो 50,000 कर सकते हैं। 2,10,000 है तो हम लोग कितना करेंगे? सिर्फ 2 लाख करेंगे। तो अप टू 2 लाख हम लोग कर सकते हैं सेट ऑफ, और किससे कर सकते हैं? किसी भी हेड के इनकम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर, दीर्घकालीन अवधि के जो भी पूंजीगत लाभ हैं, जब पूंजीगत हानि है, उसको कितने ईयर तक फॉरवर्ड किया जा सकता है? तो 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी कि 8 निर्धारण वर्ष में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है इन ऑर्डर टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस सम नेसेसरी क्लबिंग प्रोविजन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन, यानी कि जो टैक्स अवॉइडेंस होता है, कर के परिहार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कुछ क्लबिंग बनाई गई, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम होता है, यानी कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय में मिलाया जाता है। जैसे माइनर की इनकम है तो उसको उसके पेरेंट्स के इनकम में मिला दिया जाता है। तो ये किस में बताया गया है? ये धारा 60 से 64 के बीच में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है इंक्लूजन ऑफ अदर इनकम्स इन द इनकम ऑफ एसएससी इज नोन एज, निर्धारित की आय में अन्य आय को शामिल करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आय की क्लबिंग ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 57 है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, अवयस्क की आय क्लबिंग किस धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 64 1A में। क्वेश्चन नंबर 58 है अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ डैश इज एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू ईच माइनर चाइल्ड अंडर क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यानी कि कितने रुपए तक के अवयस्क बच्चे के संबंध में आय की क्लबिंग और एकत्रीकरण पर छूट प्राप्त है? अगर एक बच्चा है तो वो कितना होगा? 1500। अगर 2 बच्चे हैं तो वो 3000 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है, द पर्सन ऑन हुज नेम द प्रॉपर्टी हैज़ बिन परचेज्ड इज नोन एज डैश एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, जैसे टैक्स बचाने के लिए लोग दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिनकी इनकम कम होती है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जिनके नाम पर संपत्ति को खरीदा गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेनामीदार। और जो संपत्ति खरीदी गई है उसको हम लोग बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सब टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन केस पेरेंट्स आर सेपरेटेड देन द इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ, माता पिता अगर अलग रहते हैं तो जो अवयस्क की आय है वो किसकी आय में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि क्लबिंग किसके इनकम में होगा, तो उस पेरेंट के इनकम में होगा जो उस बच्चे की देखभाल कर रहा है, हु मेंटेन द माइनर। क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रॉस टोटल इनकम हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, सकल कुल आय की धारा कौन सी धारा में परिभाषित की गया है, तो ये परिभाषित किया गया है धारा 80B(5) में। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 80C, 80C के तहत LIP PF आदि में जो भी योगदान है अधिकतम कितनी कटौती मिल सकती है, तो उसमें 1,50,000 तक का मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, NSC का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन इसमें इन्वेस्ट करता है तो उस पर उसको डिडक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80CCC, तो आप एक चीज़ याद कर सकते हैं कि 80CCC के अंदर क्या दिया गया है, पेंशन फंड के अंतर्गत डिडक्शन के बारे में बताया गया है। तो अब ये बोल रहा है कि कौन उसके पात्र है, कौन उसके एलिजिबल है, तो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो एलिजिबल होते हैं 80CCC के अंतर्गत कटौती के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के संबंध में जो भी कटौती के प्रावधान है वो कौन सी धारा में दिए गए हैं, तो 80P के अंतर। क्वेश्चन नंबर 66 है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ ऑथर, लेखक की रॉयल्टी के संबंध में कटौती कौन सी धारा में दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 80QQB के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, यानी कि प्रीवियस ईयर जो पिछला वर्ष है वो कितने समय का हो सकता है, तो या फिर तो ये 12 महीने का होगा, नहीं तो 12 महीने के कम का भी ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, पिछले वर्ष के दौरान भारत में आय प्राप्त हुई है तो वो किसके लिए कर योग्य है, तो चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाए, चाहे नॉन रेजिडेंट हो जाए, सबके लिए कर योग्य होता है निवासी, अनिवासी, असाधारण निवासी, तीनों के लिए होता है ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द इनकम ऑफ एन SSC इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, भारत में चाय उगाने या बनाने का व्यवसाय है उसमें कर कितनी सीमा तक लगेगा, तो डिवाइड कितना होता है 60% और 40%। 60% क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना होता है ये 40%। अब पूछा है कि कर योग्य कितना है, तो 40% ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ़ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज़ ₹4,52,000, एग्रीकल्चरल इनकम 40,000, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, तो जितना टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट रहेगी सबसे पहले हम वो ध्यान में रखेंगे, तो ये टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट कितनी है 5 लाख रुपए है, अगर 5 लाख रुपए की इनकम रहेगी उससे ज़्यादा इनकम रहेगी तो उस पर टैक्स लगेगा, यहाँ इनकम ही कितनी है 4,52,000 की है तो इस पर टैक्स 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनकम ऑफ 2 माइनर चिल्ड्रेन आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ देयर फादर, 2 बच्चे हैं जिनकी इनकम को उनके फादर के इनकम में इंक्लूड कर दिया गया है, फादर को एग्जेम्पशन प्राप्त होगा कौन से सेक्शन के अंदर, धारा 10 उपधारा 32 के अंदर। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम हो रहा है तो उनके पेरेंट को एग्जेम्पशन मिलेगी कौन से सेक्शन के अंदर, 1032, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो अब बोला है कि कितने लिमिट तक का मिलेगा, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1500 एक बच्चा, 2 बच्चे हैं तो 3000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पवन रिपोर्ट्स अ नेट इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, एक कोई पवन है उनकी रबर मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है, अब उसमें पूछा है कि कितना इनकम उनका ऐसा होगा जिसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, तो 5 लाख की उनकी इनकम है, रबर मैन्युफैक्चरिंग की इनकम में कितना आपका एग्रीकल्चरल होता है कितना नॉन एग्रीकल्चरल, तो 65% और 35%, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1,75,000 सबसे पहले 65% आपका एग्रीकल्चरल हो गया, जिसको वो पूछा नहीं है, पूछा क्या है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो आप 5 लाख का 35% निकाल देंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है,
मिस्टर विनायक डिराइव्ड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी मैन्युफैक्चर्ड एंड ग्रोन इन कुर्ग कर्नाटका। हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द एक्टिविटी से 20 लाख। 20 लाख रुपए की इनकम है किस चीज़ से? टी मैन्युफैक्चरिंग से। अब ये बोला है कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी, तो वही करेंगे 60% और 40%। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? एग्रीकल्चरल, यानी कि 20 लाख का 60% निकाल देंगे। जब 60% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 76 है, मिस्टर शंकर रिसीव्ड 50,000 एज एन एजुकेशनल स्कॉलरशिप। उनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है। अब ये पूछा है कि कितना रुपए पे उनके टैक्स लगेगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नील हो जाएगा, क्योंकि धारा 10 उपधारा 16 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मिस्टर रमेश इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम द टी बोर्ड टुवर्ड्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ टी बुशेज डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर। यानी कि मिस्टर रमेश एक बिजनेस कर रहे हैं टी मैन्युफैक्चरिंग का, उनके बिजनेस में आग लग गई फॉरेस्ट फायर की वजह से उनके बिजनेस में आग लग गई है और टी बोर्ड से उनको 2 लाख रुपए मिला है, उसके बदले मुआवजा मिला है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी उनसे इनको टी बोर्ड से पैसा मिला है वो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, यानी कि ये कर मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। क्वेश्चन आपके ये पूछ सकता है कि ग्रेचुटी एक्ट कब का है, तो 1972 का है। ऑन सुपर एनुएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज ऑफ, यानी कि ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत वो नहीं आता है। एक किसी एम्प्लॉय को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी प्राप्त हुई है, तो अब पूछा है कि कितना वो एग्जेम्प्ट रहेगी, तो ये 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, HUF ऑफ मिस्टर पी कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड 2 सन इज असेस्ड टू टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज इक्वल टू NR1। एक HUF है जिसमें टोटल 4 लोग हैं, पी है, उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, ए एंड बी। बोला है कि HUF की स्थिति अनिवासी कब होगी, यानी कि नॉन रेजिडेंट कब होंगे। तो जब भी किसी भी HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस देखना हो तो हम लोग क्या ध्यान में देते हैं कि उनकी निवासी स्थिति इंडिया में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। पार्शियली या फुली, यानी कि अंशतः या पूर्णतः, अगर वो इंडिया में है तो हम लोग किस पे जाएंगे कि उसके कर्ता पर। यहाँ पे क्या है? मिस्टर पी हैं। कर्ता पर ये ध्यान देंगे कि वो इस टाइम पे साधारण निवासी हैं कि असाधारण निवासी हैं। जो भी कर्ता रहेगा वही HUF की स्थिति बन जाएगी। अगर आउटसाइड इंडिया है, होली यानी कि पूर्णतः अगर आउटसाइड इंडिया है तो HUF की स्थिति क्या हो जाएगी? NR हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में आपके पूछा है कि NR कब होगी, तो इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ़ कर्ता इज ROR यानी कि साधारण निवासी है, लेकिन HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है? पार्शियली आउटसाइड इंडिया है, तो HUF की स्थिति क्या होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि 2 चीज़ें ध्यान में देनी है, इंडिया में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि पार्शियली आउटसाइड इंडिया, यानी कि अंशतः इंडिया के बाहर है तो अंशतः इंडिया में होगा। और दूसरा क्या ध्यान में देते हैं? आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया रहता तो हम लोग कुछ और देखते ही नहीं, तो वो क्या हो जाता? असाधारण निवासी हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला कि पार्शियली इंडिया में है। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कि कर्ता क्या है, सॉरी ये आर होगा, आर है या NOR है, यानी कि रेजिडेंट है, साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है। तो यहाँ पे बोला कि साधारण निवासी है, तो जो कर्ता की स्थिति होगी वही क्या बन जाएगी? HUF की स्थिति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इफ़ कंपनी इज़ कंसिडर्ड टू बी रेजिडेंट, कंपनी को निवासी कब समझा जाएगा? अगर कंपनी इंडियन है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि जो उसका कंट्रोल है वो क्या है? इंडिया में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 ही कंडीशन है कंपनी के लिए, कंपनी इंडियन होनी चाहिए। कंपनी इंडियन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहे, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिया के अंदर होली, ये भी ध्यान में देना है कि पूर्णतः उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे? रेजिडेंट बोल देंगे। इन दोनों में से कोई भी एक शर्त नहीं पूरी होती है तो दूसरे शर्त को हम लोग ध्यान में ही रखें, ध्यान में नहीं देंगे और उनको डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देंगे? NR बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 बोला है कि कंपनी रेजिडेंट है इंडिया में जब POEM इज़ इन इंडिया, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर इंडिया में है तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 83 है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे POEM, फुली सिचुएटेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज। POEM इसका पूर्णतः भारत में ही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग साधारण कंपनी कहेंगे, साधारण निवासी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा है, इंडियन इनकम का मतलब क्या है? भारतीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि भारत में उपार्जित, यानी कि यहाँ पे कमाया गया है या माना गया है कि भारत में कमाया गया है, भारत में आय प्राप्त हुई है या माना गया है कि भारत में आय प्राप्त हुई है, इन दोनों इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन इनकम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, पिछले वर्ष में भारत में ही प्राप्त हुई है आय, तो वो कर योग्य किसके लिए है? तो चाहे साधारण हो जाए, असाधारण हो जाए, चाहे अनिवासी हो जाए, इन तीनों को अगर भारत में आय प्राप्त हुई है तो भारत में कर देना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।